इजराइल फिलिस्तीन के बीच की खाई अब सिर्फ जमीन, बॉर्डर या हमलों तक सीमित नहीं रही है। ये अब कैदियों के जान लेने के तरीके तक पहुंच चुकी है। इजराइल एक ऐसा फांसी घर बना रहा है जिसमें फिलिस्तीनी कैदियों को फांसी दी जाएगी, और सिर्फ फांसी ही नहीं, पीड़ित इजरायली लोगों के लिए इसमें ऐसे बूथ होंगे जिसमें वो बैठकर फांसी की प्रक्रिया को लाइव देख सकेंगे। यानी उनके सामने होगा फिलिस्तीनी कैदी और फांसी का फंदा। ये ऐलान किया है इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बैन गुइर ने। एक ऐसा शख्स जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री की कार का बैज तोड़ने से हुई थी, और आज वही शख्स देश की पुलिस और जेल व्यवस्था का मुखिया है। बैन गुइर ने खुद का वीडियो भी शेयर किया है इस निर्माणाधीन फांसी घर को। इसमें उन्होंने दिखाया है, उन्होंने कहा है कि मैंने आतंकवाद के दोषियों के लिए मौत की सजा का कानून लाने का वादा किया था। उसी दिशा में ये फांसी घर तैयार हो रहा है। वीडियो में बैन गुइर का लहजा बिल्कुल भी गंभीर भरा नहीं दिख रहा है। वे बड़े गर्व से और मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। यानी इजराइल और फिलिस्तीन की दशकों पुरानी दुश्मनी में अब ऐसा मोड़ आया है जिसे देख पूरी दुनिया सन्न है। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये फांसी घर बनाया क्यों जा रहा है, बल्कि ये जानना भी जरूरी है कि यह बैन गुइर आखिर कौन है और इतना विवादित शख्स क्यों माना जाता है इन्हें। इतना ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये बैन भी है। चलिए इस पूरी कुंडली खोलते हैं इनकी और आपको पूरी जानकारी देते हैं। इतमार बैन गुइर का जन्म 6 मई 1976 को हुआ था और वो 2022 से इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं। वो ओत्जमा यहूदित यानी जूइश पावर नाम की कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन इनकी असली पहचान जुड़ी है एक नाम से, मेहर कहाने। ये वो रब्बाई थे जिनकी विचारधारा को कहानिज्म कहा जाता है। कहाने अमेरिका में जन्मा कट्टरपंथी था जिसने फिलिस्तीन इजराइल इलाके से सभी फिलिस्तीनियों को गुलाम बनाने या निकालने पर जोर दिया था, और 1980 के दशक में नेसेट में इसी दिशा में कानून लाने की कोशिश भी की थी। बैन गुइर 16 साल की उम्र में इसी कहाने के मूवमेंट से जुड़े थे। उन पर कम से कम 8 मामलों में दोष साबित हो चुका है, जिनमें आतंकी संगठन का समर्थन करना और नस्लीय भड़काऊ बयानबाजी शामिल है। उनकी फाइल इतनी मोटी है कि एक पूर्व शिन बेट अधिकारी ने मजाक में कहा था कि जब भी वो अदालत में पेश होते, प्रिंटर की स्याही बदलनी पड़ती थी। तो फिर इतने विवादों, इतने क्रिमिनल केसेस के बावजूद बैन गुइर इतना ताकतवर कैसे बन गया? टाइम्स ऑफ इजराइल के एक ब्लॉग के मुताबिक बैन गुइर को कुछ लोग कट्टर कहानिज्म, कट्टर राष्ट्रवाद और सत्ता की तानाशाही सोच का चेहरा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके समर्थक उन्हें वो शख्स मानते हैं जो खुलकर वो बात कहता है जो देश का एक बढ़ता तबका मन में सोचता है। बैन गुइर की राजनीति कितनी आक्रामक रही है, इसे समझने के लिए 1995 की एक घटना पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जब बैन गुइर सिर्फ 19 साल के थे, एक एक्टिविस्ट थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री यित्ज़ाक राबिन की कार से बैज तोड़कर नेशनल टीवी पर दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि जैसे हम इस निशान तक पहुंचे, वैसे ही हम राबिन तक भी पहुंच सकते हैं। कुछ ही हफ्तों बाद राबिन की हत्या कर दी गई। यही एक घटना है जो आज भी बैन गुइर के नाम से जुड़ी रहती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि ये फांसी घर बनाने की शुरुआत कैसे शुरू हुई। इसका जवाब छिपा है साल 2026 की शुरुआत में पास हुए एक कानून में। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून में मिलिट्री कोर्ट के पास सिर्फ मौत की सजा देना ही एकमात्र विकल्प है। हालांकि ये कानून उन इजरायलियों पर भी लागू होता है जो हत्या के दोषी हों और जिनका हमला इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के मकसद से हो। यानी कानून भले ही बराबर दिखे, मगर जमीन पर इसका असर एक तरफा माना जा रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ वॉल्कर तुर्क ने भी इस कानून पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर इसे भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया गया तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन होगा। वहीं कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इसे लागू करना युद्ध अपराध माना जा सकता है। हालांकि इस कानून की टाइमिंग पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। ये ऐलान इजराइल के अगले नेशनल इलेक्शन से ठीक पहले आया है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये पॉलिसी है या चुनावी शो है? अब बात करते हैं पिछले 5 सालों की, यानी वो दौर जब बैन गुइर सांसद से मंत्री बने और उनके एक के बाद एक विवादित कदमों ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इसमें पहला है मेयर कहाने की याद में भाषण। 2022 में जब बैन गुइर मंत्री बनने ही वाले थे, उन्होंने कहाने की याद में एक मेमोरियल सेरेमनी में भाषण दिया और उनकी तारीफ की। दूसरा, अल अक्सा मस्जिद परिसर के बार बार दौरे।
बेन गवीर मंत्री बनने के बाद से लगातार यरूशलेम के उस संवेदनशील परिसर में जाते रहे हैं जिसे यहूदी टेम्पल माउंट और मुसलमान अल अक्सा कहते हैं। हर बार जब वो यहाँ जाते हैं तो पूरे इलाके में तनाव बढ़ जाता है क्योंकि ये जगह दोनों धर्मों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। तीसरा, बंदी बनाए गए फिलिस्तीनियों को धमकाने वाला वीडियो। पिछले साल नवंबर में बेन गवीर का वीडियो सामने आया जिसमें वो कई बंधकों के आगे खड़े नजर आए जो जमीन पर मुंह के बल लेटे हुए थे और जिनके हाथ बंधे हुए थे। चौथा, जेल पर छापा और हिरासत में बदसलूकी। बेन गवीर वेस्ट बैंक की ओफर जेल के दौरे पर गए जहां करीब 20 पुलिसकर्मी हथियार लहराते और स्टन ग्रेनेड फोड़ते हुए एक गलियारे में घुसे। फिर 5 कैदियों को उनकी कोठरियों से खींचकर बाहर निकाला और हाथ बांधकर मुंह के बल जमीन पर पटक दिया। पांचवा, गाजा को लेकर विवादित बयान। बेन गवीर पर सबसे ज्यादा हमला इसी बयान को लेकर हुआ था जिसमें उन्होंने गाजा में हर रात टारगेटेड किलिंग होनी चाहिए और रोजाना 30 से 40 लोगों को मार दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी भड़काऊ भाषण दिया कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीनी लोग इंसान भी नहीं हैं। छठा, गन लॉ को लेकर विवाद। मंत्री बनने के बाद बेन गवीर ने प्राइवेट हथियार रखने के नियम ढीले किए और बस्तियों में हथियारबंद पहरेदारी को बढ़ावा दिया। इस पूरे मामले को समझने के लिए इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों की मौजूदा स्थिति को भी समझना बहुत जरूरी है। इजरायली मानवाधिकार संगठन होमो कैद के मुताबिक इस वक्त इजरायली जेलों में 9,300 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा करीब 3200 कैदी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में बंद है, यानी ऐसी नीति जिसमें मिलिट्री कमांडर किसी भी गोपनीय सबूतों के आधार पर बार बार 6-6 महीने के लिए हिरासत में रख सकते हैं। न कैदी और न ही उसके वकील उन सबूतों को देख सकते हैं। सोचिए, बिना खुला ट्रायल, बिना ये जाने कि सबूत क्या है, हजारों लोग सालों से जेल में बंद हैं। इस बीच अब फांसी पर घर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल गाजा युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद बेन गवीर लगातार उन नेताओं में रहे हैं जिन्होंने युद्ध को और कठोर तरीके से जारी रखने की वकालत की है। बेन गवीर का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब गाजा में शांति प्रक्रिया भी अटकी हुई है। इजराइल इस बात पर अड़िग है कि हमास के हथियार डालने के बाद ही इजरायली सेना की वापसी होगी, जबकि हमास और मध्यस्थ देश फेज वाइज तरीके से सेना की वापसी चाहते हैं। इसी बीच रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2025 के युद्ध विराम के बाद से गाजा में 1250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। वेस्ट बैंक में भी इस साल इजरायली सेना या बसने वालों की कार्रवाई में कम से कम 76 फिलिस्तीनियों की मौत की बात सामने आई है, जिनमें 18 बच्चे शामिल हैं। तो क्या मौत की सजा और सार्वजनिक फांसी किसी संघर्ष का समाधान हो सकती है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है मेरे साथी दीपांशु ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद की है मेरे साथी दीपक ने। मेरा नाम मनीषा है और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।